वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कमिंग प्रीमियर लीग सीजन यानी कि सीजन 24-25 व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कमिंग प्रीमियर लीग सीजन, और उसी के साथ ये सीजन में मेरा क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं रिगार्डिंग द टॉप फोर, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-2025 सीजन, और ये है हम लोग के 20 टीम्स जो इस साल कंपीट करेंगे इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। जो 3 टीम्स अभी ये सीजन में प्रोमोटेड होके आ रहे हैं फ्रॉम द चैंपियनशिप, वो है आपका इप्सविच टाउन, लेस्टर सिटी एंड साउथहैम्पटन। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच से मैं शुरू करूंगा फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 20, और उसी के साथ ये चीज समझना जरूरी है कि मैं जो मेरा प्रेडिक्शन देने वाला हूं इस वीडियो में वो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टीम इन रिसेंट ईयर्स, और उसी के साथ टीम का जो स्क्वाड डेप्थ है, जो स्क्वाड में क्वालिटी है, जो टैलेंट है, ये सारी चीजों के ऊपर बेस करके ही मैं मेरा ये प्रिडिक्शन वाला वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन फिनिश करेगा नंबर 1 पे, मतलब कौन जीतेगा इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल। एंड मेरे ख्याल से इट इज गोइंग टू बी आर्सेनल्स सीजन, क्योंकि अगर लास्ट वाली सीजन की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ विन्स Arsenal got in the end was 28, which was more than their invincible season, and this was the least number of matches they have lost in the league. और उसी के साथ the number of goals in favor and the goals they have conceded both are record breaking numbers for them in English Premier League. तो आप लोग देख ही सकते हैं कि आर्सेनल लास्ट सीजन में भी उससे पहले वाले सीजन से भी क्लियर प्रोग्रेस किए थे। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। लास्ट सीजन में भी मैं ये चीज कहा था कि आर्सेनल को और थोड़ा ब्रेव होना चाहिए था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि देखिए एस्टन विला के साथ भले ही वो हार गए थे इन दी एंड, लेकिन टाइटल वो लोग हारे थे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि उस दिन मैनचेस्टर सिटी उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। आर्सेनल वायर एबल टू कंटेन देम, लेकिन वो मैच में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था आर्टेटा को, तो शायद आर्सेनल लास्ट सीजन में भी वो लीग जीत जाते। एंड मेरे ख्याल से इस सीजन में दे विल पुश देम हार्डर टू क्रॉस दैट लाइन, और वो हो ही सकता है क्योंकि डिफेंसिव वाइज या गोल स्कोरिंग वाइज आप दोनों ही डिपार्टमेंट की बात करें अगर, तो आर्सेनल वाज लुकिंग गुड इन द प्रीवियस 2 सीजंस, लास्ट सीजन में स्पेशली, और उसी के साथ आर्सेनल अचीव दैट कंसिस्टेंसी व्हिच एक्चुअली नीड्स टू बी देयर टू विन अ लीग, अ 38 मैच लीग। तो सीजन वाइज ये कंसिस्टेंसी आर्सेनल ऑलरेडी शो कर चुके हैं लास्ट सीजन में, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी के ऊपर वो लोग इमेंस प्रेशर क्रिएट किए थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के पास वो क्वालिटी और वो एक्सपीरियंस था टू पुल दैट ऑफ। लेकिन इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी की टीम से हुलियन अल्वारेज चला गया है, तो इट इज काइंड ऑफ अ लॉस टू मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि हुलियन अल्वारेज का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है जब हालैंड नहीं रहता है टीम में। तो इस सीजन में वो जगह कौन लेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्थ कंसेक्यूटिव सीजन इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन होने के बाद ये सीजन में शायद हम लोग को एक डिप देखने को मिले फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, विच इज नॉर्मल एंड विच इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग। अगर पेप गार्डियोला की आप मैनेजरियल करियर देखें बोथ इन बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख, दिस हैपेंड। एंड मैनचेस्टर सिटी में पेप ऑलरेडी वोन एवरीथिंग, और उसके साथ लगातार 4 बार कंसेक्यूटिव ईयर्स वो ऑलरेडी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत चुके हैं। तो इस साल गोइंग फॉरवर्ड मैनचेस्टर सिटी से मुझे वो उम्मीद नहीं लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी इस साल 5th कंसेक्यूटिव ईयर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत पाएंगे। हालांकि उनके पास वो क्वालिटी है, हालांकि मैनचेस्टर सिटी के पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट कोच है, इसीलिए दे कैन डू इट। ऑब्वियसली इफ एनीवन कैन देन इट इज मैनचेस्टर सिटी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस सीजन में हम लोग शायद मैनचेस्टर सिटी के परफॉर्मेंसेस से थोड़ा हम लोग को डीप देखने को मिले। आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग सीजन फॉर आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा। और आर्सेनल के फैंस इतने दिन से जो प्रोसेस में बिलीव करते थे मिकेल आर्टेटा को, वो टाइम उन लोगों ने प्रोवाइड किया एंड दे हैव केप्ट देयर पेशेंस थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से इस सीजन में वो डिजायरेबल ट्रॉफी मिकेल आर्टेटा फाइनली डिलीवर करेंगे टू ऑल द आर्सेनल फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो नेवर लास्टिंग ट्रॉफी ड्रॉट चल रहा है आर्सेनल में वो एट लास्ट खत्म होगा, और लोग क्वेश्चन करना फाइनली बंद करेंगे कि मिकेल आर्टेटा ने क्या जीता है। वो लोग का डिफेंस पहले से ही बेहतर था, तो उसमें और भी ज्यादा सॉलिडिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर मिकेल मोरिनो ज्वाइन करते हैं मिडफील्ड में,
तो अलोंग विद डेक्लन राइस उन लोगों का मिडफील्ड और भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएँगे। तो लास्ट सीज़न की जो बात मैं कर रहा था, लेट्स नॉट फॉरगेट कि एस्टन विला से वो लोग दोनों के दोनों ही मैचेस हारे थे। तो वो लोग इन टोटल 5 मैच हारे थे, उसमें से वो 2 मैच अगर इस सीज़न में जीत जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे टोटल नंबर ऑफ लॉसेस 3 रहता है, तो दे कैन विन द टाइटल। और मेरे ख्याल से इस सीज़न में वही हम लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉम आर्सेनल। भले ही हम लोग कह रहे हैं कि दे शुड गो फॉर अ स्ट्राइकर हु कैन सिक्योर देम 20 ऑड गोल्स, लेकिन गोल स्कोरिंग वाइज अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से वो आर्सेनल के लिए कोई इशू नहीं है अगर आप मिकेल आर्टेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, क्योंकि लास्ट सीजन में वो लोग 91 गोल स्कोर कर चुके थे और जैसा कि मैंने कहा था कि वो लोग सबसे कम गोल कंसीड भी किए थे। ये सारी चीजों को अगर मैं फैक्टर इन करूं तो मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि इस साल शायद हम लोग फाइनली आर्सेनल को जीतते हुए देखे। तो मेरे ख्याल से नंबर 1 में आर्सेनल फिनिश करेंगे और नंबर 2 में फिनिश करेगा इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी। मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी नंबर 2 से ज्यादा पीछे फिनिश करेंगे, क्योंकि उनके पास एट द एंड ऑफ द डे उनके पास वो चीज है जहां पे वो लोग एक रन में चले जाते हैं, अनबीटन विनिंग स्ट्रीक पे चले जाते हैं। तो इस सीजन में भी हमें लगता है कि वो चीज हम लोग को देखने को मिलेगा एट फेजेस, लेकिन हो सकता है कि कोई मेजर टाइम पे कोई मेजर मैच में वो हो सकता है कि आर्सेनल के साथ ही वो मैच हो जाए जहां पे शायद वो लोग पॉइंट ड्रॉप कर दे और उसकी रिकवरी एंड में जाके ना हो। इन माय ओपिनियन आर्सेनल will finish in number 1 spot, मैनचेस्टर सिटी will finish in number 2 spot। नंबर 3 के लिए मुझे लगता है कि इस साल अगेन वी विल सी लिवरपूल फिनिशिंग एट नंबर 3। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि लिवरपूल के पास जो कोर प्लेयर्स हैं उनका एक साथ खेलने का एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इंग्लिश प्रीमियर लीग, और उसी के साथ जो कोर प्लेयर्स हैं उनमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुआ है फ्रॉम लास्ट सीजन। और लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लिवरपूल तो ट्रांसफर मार्केट में कोई प्लेयर को साइन नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन लिवरपूल के पास वो क्वालिटी है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कभी भी। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि उनके पास अभी भी मोहम्मद साला है, डिएगो जोटा है, कोडी गाक्पो है, डार्विन नूनेज है, वर्जिल वैन डाइक है, एलिसन है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है। तो उनके पास जो प्लेयर्स हैं उनका क्वालिटी बहुत हाई है, ये हम सब लोगों को मालूम है। और उनके पास वो कंसिस्टेंसी भी है कि वो भी एक रन पे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनकी जो होम ग्राउंड है एनफील्ड, इट इज लाइक अ फोर्ट्रेस टू देम। और एनफील्ड में जाके वहां पे जीत निकलना कितना मुश्किल है सारी टीम के लिए, ये तो सब लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जब क्लॉप छोड़ के जा रहे थे लिवरपूल को, तब वो ये स्क्वाड को लेके कॉन्फिडेंट थे और वो ऐसा कह रहे थे कि जो लिवरपूल 2.0 हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, वहां पे भी शायद हम लोग को सक्सेस देखने को मिले। मेरे ख्याल से आर्ने स्लॉट इज अ डिसेंट मैनेजर और दूसरी तरफ उसके पास एक जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं उसका क्वालिटी बहुत हाई है और उनको मालूम है कि एनफील्ड में गेम कैसे जीतना होता है। अगर होम ग्राउंड में लिवरपूल जैसे खेलते हैं वैसा ही वो लोग इस सीजन में खेलते हैं तो उनके पास ऑब्वियसली एक एडवांटेज होगा टॉप 4 में फिनिश करने का। मेरे ख्याल से लिवरपूल अभी भी कहीं ना कहीं वो स्क्वाड डेप्थ लैक करते हैं। उनको एक लेफ्ट बैक, एक सेंटर बैक, एक नंबर 6, उनको अभी भी ऐसे पोजीशंस पे इंप्रूवमेंट की एंड रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लाइक लास्ट सीजन वो लोग ये वाले इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी अच्छा शुरुआत करेंगे और उसके बाद उस चीज को वो लोग कंटिन्यू करेंगे टिल जनवरी और फरवरी। लेकिन उसके बाद शायद थोड़ा उनका सीजन डीरेल्ड हो जाए लाइक लास्ट सीजन, क्योंकि उनके पास वो डिजायरेबल स्क्वाड डेप्थ नहीं है। और लेट्स नॉट फॉरगेट वो लोग इस साल में चैंपियंस लीग में compete करेंगे। तो मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग विल बिकम मोर प्रायोरिटी टू देम वंस दे सिक्योर द टॉप 4। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग की प्रेशर के वजह से जब चीजें मैटर करेंगी लीग में, वहां पे लिवरपूल विल फॉल शॉर्ट। और इसीलिए आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी के कंपैरिजन में लिवरपूल थोड़ा पीछे फिनिश करेंगे जरूर, लेकिन आई थिंक लिवरपूल विल फिनिश एट नंबर 3 और उसी के साथ चैंपियंस लीग में हो सकता है कि हम लोग लिवरपूल को सेमीफाइनल में भी पहुंचते हुए देख पाए। और जैसा कि मैं कह रहा था जो कोर प्लेयर्स हैं
वो ऑलरेडी लिवरपूल में चैंपियंस लीग जीत चुके हैं एंड दे नो व्हाट इट मींस टू प्ले फॉर लिवरपूल। इसीलिए लास्ट सीजन में भी जब इंजरी क्राइसिस चल रहा था लिवरपूल में, तब भी हम लोगों को वो डिजरेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था फ्रॉम लिवरपूल। और उसके बाद अगर फोर्थ प्लेस की बात करें तो मुझे लगता है कि नंबर 4 पोजीशन में ये सीजन में चेल्सी फिनिश करेंगे। चेल्सी लास्ट सीजन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लास्ट सीजन में 6 में फिनिश किए थे। उस टाइम पे कोल पाल्मर का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था और उसके साथ एंड में जाके हम लोग देख पाए कि निकोलस जैक्सन भी गोल स्कोर करना चालू कर दिए थे और उसके साथ कॉनर गैलेगर तो थे ही। लेकिन इस सीजन में वही टीम के साथ वो लोग और भी ज्यादा क्वालिटी प्लेयर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, क्योंकि इस सीजन में इनकुंकू अवेलेबल होगा। हम लोग को मालूम नहीं विक्टर ओसिमेन शायद एंड अप करे चेल्सी में, और उसी के साथ ऑलरेडी पेड्रो नेटो को वो लोग साइन कर चुके हैं। तो अगर मुद्रिक नहीं चलता है तो वहां पे पेड्रो नेटो विल हेल्प देम गो फॉरवर्ड। तो चेल्सी के अगर स्क्वाड की बात करें, ओवरऑल उसका क्वालिटी मुझे लगता है कि बहुत हाई है एंड दे हैव गॉट a group of young players, talented young players who can thrive under a proper system and a proper manager. मुझे लगता है कि चेल्सी will take time to settle in, लेकिन once they figure out the system and the players they brought in this season, उनके बीच जब एक केमिस्ट्री क्लिक हो जाता है, जब वो लोग आपस में जेलिन कर जाते हैं, तो उसके बाद वो लोग डिलीवर करना चालू कर देंगे। और इसीलिए आई थिंक कि इस सीजन में चेल्सी शायद टॉप 4 में फिनिश करे। और दूसरी तरफ उनके ऊपर प्रेशर भी है टॉप 4 में फिनिश करने का, क्योंकि बैक टू बैक सीजन्स में वो लोग टॉप 4 मिस कर चुके हैं। और लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर इस सीजन में चेल्सी टॉप 4 में फिनिश नहीं करते हैं, चैंपियंस लीग फुटबॉल में नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो उनके ऊपर ट्रांसफर बैन्स लग सकता है। हो सकता है कि चेल्सी को भी पॉइंट डिडक्शन किया जाए ड्यू टू एफएफपी रूल्स। तो इसीलिए चेल्सी के ऊपर वो प्रेशर रहेगा और ये बात मेरे ख्याल से चेल्सी के मैनेजमेंट और बोर्ड को अच्छी तरीके से ही मालूम है। और लास्ट सीजन में जब सबको मालूम है कि पोचेटिनो के अंदर चेल्सी अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अपने एक्सजी से वो लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे इन द फर्स्ट हाफ, मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ in the last season I would say, लेकिन they fought back and they started to overperform their xg in the later half in the last season। ऐसा ही कुछ इस सीजन में भी हम लोगों को शायद देखने को मिले फ्रॉम चेल्सी। तो मेरे ख्याल से इस सीजन में नंबर 4 पोजीशन के लिए चेल्सी आगे रहेंगे। और उसके साथ अगर नंबर 5 पोजीशन की बात करें तो मेरे ख्याल से नंबर 5 में हम लोग को शायद टॉटेनहम देखने को मिले इस सीजन में, क्योंकि टॉटेनहम के पास भी लेट्स नॉट फॉरगेट एक डिसेंट सा टीम है और एंज पोस्टेकोग्लू भी एक डिसेंट सा कोच है जो अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। और वो चीज लास्ट सीजन में टॉटेनहम से हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन इस सीजन में एंज के पास इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने का वो एक्सपीरियंस है, तो उसको मालूम है कि कहां कहां कैसे कैसे चेंजेस करना जरूरी है टू एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम। तो वही देखने वाली बात होगी कि टॉटेनहम ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो लोग लास्ट सीजन की तरह ही एक बहुत अच्छा शुरुआत उन लोगों को मिलेगा, लेकिन एंड में जाके कहीं पर शायद कोई 1 2 3 कंसेक्यूटिव लॉस की वजह से वो लोग थोड़ा डीरेल्ड हो जाए, वो लोग फिर से नंबर 5th पोजीशन में ही फिनिश करे। एंड में जाके शायद हो सकता है कि उन लोगों को वही स्टोरी फिर से दोहराते हुए हम लोग देखें कि सो क्लोज एंड येट सो फार वाला सिचुएशन हो जाए उनके साथ। तो मुझे लगता है कि टॉटेनहम इस सीजन में नंबर 5 में फिनिश करेंगे। और अगर नंबर 6 पोजीशन की बात करें तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फिनिश एट नंबर 6। आई थिंक हम लोगों के पास अभी भी वो डिजरेबल स्क्वाड डेप्थ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है टू compete इन मल्टीपल कंपटीशंस। और इस सीजन में हम लोग करबाओ कप में खेलेंगे, एफए कप में खेलेंगे, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलेंगे, उसी के साथ यूरोपा में भी खेलेंगे। और यूरोपा और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बीच का जो गैप होता है वीकेंड में, और वो ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप थर्सडे या फ्राइडे में खेलते हो, उसके बाद फिर से आपको सैटरडे या संडे में खेलना पड़ता है, तो वहां पे ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस हम लोगों की टीम का कोई सोल ही नहीं रहता। सो यू हैव टू प्ले ब्रूनो फर्नांडिस इन लिटरली इन एवरी गेम। तो इसीलिए उसके ऊपर से वो प्रेशर ऑफ नहीं होता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सीजन खत्म होने तक उसका एग्जॉशन हो जाता है, एंड विच इज
क्वाइट नेचुरल। और ये चीज लास्ट सीजन में भी हम लोग के साथ हुआ था। और लेट्स नॉट फॉरगेट, लास्ट सीजन में जो इंजरी क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला था, इस सीजन में भी कोई गारंटी नहीं है कि इंजरी क्राइसिस ना हो, क्योंकि हम लोग मल्टीपल कंपटीशंस में compete करेंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, एरिक टेन हैग लव्स कप टाइस एंड ही इज, अगर आप उनकी रिकॉर्ड देखें तो कप टाइस में एरिक टेन हैग का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ट्राई टू विन अगेन एन एफए कप या फिर कराबाओ कप या फिर यूरोपा लीग। इसीलिए एरिक टेन हैग विल टेक दोस कप टाइज मैचेस आल्सो सीरियसली। तो इसीलिए वो अपने फर्स्ट 11 को ही ज्यादा टाइम कप टाइज में खिलाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी भी वो बेंच स्ट्रेंथ, अभी भी वो क्वालिटी नहीं है। अभी भी हम लोग लैक करते हैं बहुत सारे मल्टीपल पोजीशंस में। हम लोग के पास वो डिजरेबल क्वालिटी नहीं है, वीकनेसेस हैं। तो इसीलिए आई वुड से we still lack that quality, we still lack that experience, we still lack those players who can help them to reach us to that consistency we want from our team in इंग्लिश प्रीमियर लीग ओवर 38 मैचेस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 38 मैचेस को अगर मैं कंसीडर करूं तो हम लोग के पास वो स्क्वाड अभी भी नहीं है। वी आर नॉट अप टू द मार्क राइट नाउ। अभी भी वी आर इन ट्रांजिशन और उसी के साथ एक टीम बिल्डिंग इन प्रोग्रेस में है। तो वो चीज जब तक हम लोग अचीव नहीं करते, लाइक सर जिम रैटक्लिफ सेड कि अभी भी 2-3 ट्रांसफर विंडोज चाहिए होगा हर पोजीशन में टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए और एक अच्छा टीम बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए वी हैव to be calm and we have to keep our patience and we have to be realistic। अगर आप लोग डिमांड करते हो फ्रॉम एरिक टेन हैग एंड दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम कि हाँ हम लोग को टॉप 4 चाहिए, चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए, तो आई कैन अंडरस्टैंड why you are demanding that। I can totally understand you। I am not saying you to lower your expectations, I am just saying that this is my feeling, this is my assessment regarding this Manchester United team। I feel they are yet to reach to that level where we can actually gain that consistency and show that consistency week in week out in English Premier League। क्योंकि हम लोगों के पास अभी भी वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, हम लोगों के पास अभी भी वो प्लेयर्स नहीं है जो कि वीक इन वीक आउट पे वो कंसिस्टेंसी ला सके इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में हर कोई मैच एक फाइनल मैच की तरह होता है एंड यू हैव टू विन एवरी फकिंग गेम टू बिकम कंसिस्टेंट इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इसीलिए जो चीज लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी पिछले कुछ सालों से अचीव करते हुए आ रहे हैं, विच इज कंसिस्टेंसी। दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग टू फिनिश इन द टॉप 4। तो हम लोग के पास अभी भी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग के पास अभी भी वो सारे प्लेयर्स नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सीजन आफ्टर सीजन कंसिस्टेंट बेसिस में टॉप 4 में फिनिश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज प्रोमिनेंट है। आप देखिए कि हम लोग का जो अटैकिंग वाइज हम लोग के पास जो ऑप्शंस हैं वो पिछले 2-3 सीजन से ज्यादा चेंजेस, ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुआ है। मार्शियल चला गया, उसके जगह पे हॉयलैंड है, लेकिन ही इज स्टिल यंग, तो वो आपका 30 गोल मार के नहीं देगा। द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 30 ऑट गोल इज मार्कस राशफोर्ड और उसके ऊपर भी किसी को भरोसा नहीं है क्योंकि उसका भी डिसीजंस मेकिंग, उसका भी लैक ऑफ क्लिनिकलनेस, ये सारी चीजें आ जाता है उसके ऊपर भी और इसी के खातिर उसका भी कंसिस्टेंसी मेन इशू रहा है। आप देख चुके हैं लास्ट सीजन में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और उससे पहले वाला सीजन में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इसीलिए मार्कस राशफोर्ड को मेरे ख्याल से अभी तक हम लोग मूव ऑन नहीं किए, मार्कस राशफोर्ड को हम लोग सेल नहीं किए क्योंकि टीम में वही एक लौता प्लेयर है जिसने 30 गोल मारे हैं। वंस अलेहांद्रो गार्नाचो या फिर हॉयलैंड या फिर अमाड डियालो या फिर कोई नया प्लेयर, यंग प्लेयर जब ये चीज हम लोग के क्लब में करके दिखा देगा कि हाँ मैं भी 30 गोल मार सकता हूं, उस टाइम पे भी अगर मार्कस राशफोर्ड ऐसे ही परफॉर्मेंस करता है, अंडर परफॉर्म करता है अपने एक्सजी को, तब हम लोग मार्कस राशफोर्ड को बेच देंगे क्योंकि तब हम लोग के पास एक दूसरा प्लेयर होगा जो ये चीज अचीव कर चुका है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस सीजन में हम लोग फिर से मार्कस राशफोर्ड को वो चांस दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूं मार्कस राशफोर्ड के ऊपर, आप कोई भरोसा नहीं कर सकते कि वो 30 गोल मारेगा ही मारेगा। हॉयलैंड सबको मालूम है वो यंग है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर वो 15 गोल भी मारता है तो वो बहुत बढ़िया चीज होगा हम लोग के लिए। दूसरी तरफ अलेहांद्रो गार्नाचो इज आल्सो यंग,
उसका भी इस सीजन में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रह सकता है, लेकिन फिर भी वो भी ज्यादा से ज्यादा 10-15 गोल ही मारेगा। तो सेम गोस फॉर अमाद। सेंचो का कोई भरोसा नहीं, वो रहे या ना रहे। एंटोनी का कोई भरोसा नहीं, वो रहे या ना रहे। जर्गजी क्या करेगा हम लोग को मालूम नहीं। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये सारे प्लेयर्स को आपस में जेल इन करने में भी एक टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ तो डिफेंस वाइज हम लोग एक बहुत बढ़िया अपग्रेड कर चुके हैं इस सीजन में। डिलीट एंड यूरो एंड मजारुई, ये सारे साइनिंग्स के बाद ऑब्वियसली हम लोग का जो डिफेंसिव यूनिट है वो बढ़िया लगेगा। तो एरिक टेन हैग की पहले जो सीजन हम लोग देख चुके हैं एरिक टेन हैग के अंडर में, जहां पे हम लोग थर्ड में फिनिश किए थे, तो वहां पे आप देखिए मार्कस रशफोर्ड का एक बेहतरीन सीजन रहा था। और उसके साथ डेविड डी गया गोल्डन ग्लव जीते थे। और उसके साथ हम लोगों की डिफेंस भी बहुत बढ़िया खेला था थ्रू आउट द सीजन। तो वैसा अगर कुछ हम लोग को इस सीजन में देखने को मिले, जहां पे कोई प्लेयर ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दे और उसके साथ हम लोग का जो डिफेंसिव यूनिट है वो अच्छा परफॉर्म करने लगे, तब जाके हम लोग टॉप 4 सिक्योर कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग के लिए टॉप 4 सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम लोग इंजरी के मामले में इस सीजन में भी आप अगर देखें तो हम लोग उतना लकी नहीं है। इस इंजरी के मामले में हम लोग लगातार अनलकी रह चुके हैं। और उसके साथ वीएआर का डिसीजंस को आपको फैक्टर इन करना होगा। हो ही सकता है कि इधर उधर खराब पेनल्टीज डिसीजंस हम लोग के अगेंस्ट में फिर से देखने को मिले। तो ये सारी चीजों को मेरे ख्याल से अगर मैं फैक्टर इन करूं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस सीजन में टॉप 4 फिनिश कर पाएंगे, जो चीज इनियस को मालूम है। तो इसीलिए बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे थे कि एरिक टेन हैग के ऊपर वो प्रेशर नहीं है टॉप 4 में फिनिश करने का, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी ऐसे हैं जिनसे हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर होता है उससे स्क्वाड डेप्थ नहीं आता। मतलब आपके पास हैरी मैग्वायर है, कैसेमीरो है, सेंचो है, एंटोनी है, इससे आपका स्क्वाड डेप्थ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लेयर्स फ्यूचर में आपके दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर प्लान ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट। और उसी के साथ आपके सिस्टम में लॉन्गर वर्जन में ये प्लेयर्स फिट इन भी नहीं होते। तो इसीलिए जब तक आपके सिस्टम के मुताबिक वो सही प्रोफाइल का प्लेयर आपके पास नहीं होगा, तब तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं बिल्डअप होगा। एंड विदाउट दैट बेंच स्ट्रेंथ एंड स्क्वाड डेप्थ यू कैन नॉट परफॉर्म and you cannot bring that consistency in your game in English Premier League, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग अभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और सारे टीम्स अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, स्क्वाड रिफ्रेश कर रहे हैं। एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू सेल आवर प्लेयर्स ड्यू टू द मेस क्रिएटेड बाय द ग्लेजर्स। तो इसीलिए हम लोगों को एट द सेम टाइम हम लोग डिमांड कर सकते हैं, हमारे टीम से क्यों नहीं डिमांड करेंगे कि टॉप 4 में हम लोग को फिनिश करना है इस सीजन में। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक we need to realize and understand the entire situation which is currently going on in our club। और उसी के साथ we have to manage our expectations, we have to give the new owners, the manager, the team the desirable time to achieve that feat, achieve that consistency where we can see can we will finish again and again in top 4 इन कंसेक्यूटिव सीजन्स। तो वो चीज पहले हम लोग को अचीव करना होगा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए फाइट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सोच पाएंगे कि चैंपियंस लीग में भी वो कंसिस्टेंसी कैसे लाना है। तो इस नए दौर में अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड आई वुड से कि हम लोग एक सही शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके साथ एक राइट डायरेक्शन में अभी हम लोग को मूव करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग नंबर 6 या नंबर 5 पोजीशन में इस सीजन में फिनिश करते हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो दूसरी तरफ हम लोग यूरोपा लीग शायद जीत जाएंगे। और उसी के साथ हो सकता है कि एफए कप और कराबाओ कप में से कोई एक कप हम लोग जीत जाए, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि एरिक टेन हैग कप टाइज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसी के साथ प्लेयर्स को भी मालूम है कि कैसे कप मैचेस में हम लोग एक दिन अच्छा खेल के एक टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के 38 मैचेस में कंसिस्टेंसी लाने से बहुत ज्यादा इजियर है कप टाइज में एक दिन अच्छा खेलना फॉर दिस करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस साल टॉप 4 मिस आउट करते हैं तो यूरोपा लीग में हम लोग अपना जी जान लगा देंगे टू गेट अस आवरसेल्व्स इनटू चैंपियंस लीग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये साल हम लोग नंबर 6 में फिनिश करेंगे और दूसरी तरफ यूरोपा लीग जीत के हम लोग चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का डिफेंस लास्ट ईयर से मतलब लास्ट 2 सीजन में अगर आप देखें टॉप 10 जितनी भी सारे टीम्स हैं उनमें से हम ही एक ऐसा टीम है कि लगातार 2 सीजन में सबसे कम गोल स्कोर किए थे। हम लोग का अटैकिंग लाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट
अस टू स्कोर मोर गोल्स विद द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 6 गोल एक्स्ट्रा मारेंगे या फिर 10 गोल ज्यादा मारेंगे, और उसके साथ अगर 10 गोल कम कंसीड करते हैं तो हम लोग के पास थोड़ा ज्यादा पॉइंट टैली हो सकता है एट द एंड ऑफ द सीजन। तो इसी के चलते अगर हम लोग टॉप 4 में फिनिश कर भी जाते हैं, मान लीजिए कोई दूसरे टीम स्लिप अप कर गया और वहां पे हम लोग कैपिटलाइज करके टॉप 4 फिनिश कर गए, तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में हम लोग के प्लेयर्स के अंदर वो भूख, वो हंगर खत्म हो जाएगा चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करना थ्रू यूरोपा लीग। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि अगर हम लोग टॉप 4 फिनिश कर जाते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो यूरोपा लीग हम लोग नहीं जीतेंगे। हो सकता है कि एफए कप या कराबाओ कप में से कोई एक कप हम लोग फिर से जीत जाए, लेकिन अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग में 6 में फिनिश करेंगे और उसी के साथ यूरोपा लीग जीतेंगे और एफए कप और कराबाओ कप में से कोई एक कप जीतेंगे। तो इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन वी विल विन 2 ट्रॉफीज इन दिस सीजन। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी शायद लास्ट में टॉप 4 मिस आउट हो जाए। दूसरी तरफ अगर नंबर 7 की बात करें तो मुझे लगता है कि नंबर 7 में इस सीजन में वी विल सी अ न्यू टीम एंड दैट कैन बी क्रिस्टल पैलेस। मुझे लगता है कि क्रिस्टल पैलेस बहुत बढ़िया खेल रहे थे इन द लेटर हाफ ऑफ द लास्ट सीजन और उनके पास अभी एक अच्छा स्क्वाड है, एक अच्छा मैनेजर है, एंड आई थिंक दे विल बी द टीम दिस सीजन which can surprise many big guns। और उसी के साथ ये टीम्स बहुत इरिटेटिंग टीम्स होते हैं, मालूम है, ये खुद तो नहीं जीतेंगे लेकिन आपसे पॉइंट चुरा लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो चीज इस सीजन में क्रिस्टल पैलेस से हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से कि क्रिस्टल पैलेस विल फिनिश एट नंबर 7 पोजीशन और उसके साथ नंबर 8 के लिए मेरे ख्याल से कि नंबर 8 पोजीशन में शायद हम लोग न्यूकैसल को इस सीजन में फिनिश करते हुए देखें। और हो सकता है कि हम लोग एक सैकिंग देखने को मिले फ्रॉम न्यूकैसल, हो सकता है कि एडी हाउ को वो लोग सैक कर दे इस सीजन में। और उसके बाद अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एस्टन विला, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग एस्टन विला को हाईली रेट करेंगे, लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इस सीजन में एस्टन विला उतना अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि उनाई एमरी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब आप उनके ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज तब वो डिलीवर नहीं कर पाता है, और ये चीज मल्टीपल ओकेशंस में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए विलारियल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो विलारियल में जाके कैसे फुटबॉल खिला रहा था, लेकिन इन द टाइम वो आर्सेनल में था, वो सेम चीज उसने नहीं कर पाया। वो जब पीएसजी में था उस टाइम पे भी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन ही फेल टू डिलीवर। तो वो सेम चीज अभी इस साल एस्टन विला के साथ हो सकता है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी चैंपियंस लीग में है तो एस्टन विला शायद अच्छा करे इस सीजन में, लेकिन लास्ट सीजन में न्यूकैसल के साथ जो चीज हुआ है वो चीज मेरे ख्याल से इस सीजन में एस्टन विला के साथ हो सकता है कि वो लोग चैंपियंस लीग में खेलेंगे, चैंपियंस लीग में भी शायद वो लोग ग्रुप स्टेज से ज्यादा आगे ना जाए और उसी के साथ उसी का प्रेशर के चक्कर में वो लोग अंडर परफॉर्म कर ले इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो हो सकता है कि इस सीजन में विला नंबर 9 या नंबर 10 पोजीशन में फिनिश करे। तो मेरे ख्याल से अभी उतना डिटेल में नहीं बात करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। एस्टन विला विल फिनिश एट नंबर 9 और नंबर 10 पोजीशन, और मल्टीपल क्लब्स हैं जो कि नंबर 9 से नंबर 13 या 14 तक फिनिश कर सकते हैं, जिनमें मेरे ख्याल से ब्राइटन है, एस्टन विला है, उसके साथ बॉर्नमाउथ है, फुलहम है। तो मेरे ख्याल से ये सारे टीम्स नंबर 9 से लेकर नंबर 14 तक फिनिश कर पाएंगे। और अगर रेलीगेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि इस सीजन में शायद एवर्टन रेलीगेट हो जाए, लेकिन उनके पास वो एक्स फैक्टर है कि वो लोग एंड में जाके एक ऐसा फाइट पोर्ट्रे करते हैं और कुछ ना कुछ करके वो लोग रेलीगेशन सेव कर ही लेते हैं, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर सेम चीज रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस सीजन में शायद हम लोग को ये देखने को मिले कि एवर्टन रेलीगेट हो जाए और उसके साथ इप्सविच, लेस्टर एंड साउथहैम्पटन ये तीनों क्या करेंगे, ज्यादा कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। कि हो सकता है कि लेस्टर से, आप देखिए लेस्टर से मैनेजर भी चला गया, तो हो सकता है लेस्टर फिर से रेलीगेट हो जाए। मेरे ख्याल से इप्सविच, लेस्टर, साउथहैम्पटन एंड एवर्टन इन चारों में से कोई 3 रेलीगेट होगा। और नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी मेरे ख्याल से इस सीजन में हम लोग उतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वेस्ट हैम के बारे में तो बात करना मैं भूल ही गया, वेस्ट हैम विल आल्सो फॉल इनटू दैट मिड टेबल पोजीशन। आई थिंक नंबर 10 से लेकर नंबर 15 तक जो पोजीशन है इसमें कहीं पे भी मेरे ख्याल से वेस्ट हैम फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि भले ही वेस्ट हैम के पास एक अच्छा टीम हो लेकिन लोपेटेगुई से मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर ये टीम डेविड मॉयस के अंडर हो
होता, तो मेरे ख्याल से आई विल रेट देम हाई। लेकिन लोपेटेगुई से वो कंसिस्टेंसी हम लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ-कुछ मैचेस में हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल देखेंगे, कुछ-कुछ मैचेस में बहुत ही घटिया फुटबॉल देखेंगे। आई रियली डाउट कि वेस्ट हैम जो टीम असेंबल कर चुके हैं इस सीजन में, वो लोपेटेगुई के अंदर कब तक अच्छा खेलेंगे। तो हो सकता है कि लोपेटेगुई को भी हम लोग सैक होते हुए देखें, क्योंकि फैंस के डिमांड मीट करने के लिए ही लोपेटेगुई को लाया गया है, डेविड मॉयस को हटाया गया है, क्योंकि वो लोग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वो और भी ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके चक्कर में शायद उन लोगों के पास जो एक बेस या फाउंडेशन था अंडर डेविड मॉयस, क्योंकि डेविड, लेट्स नॉट फॉरगेट कि डेविड मॉयस के अंडर ही वो लोग कॉन्फ्रेंस लीग जीते हैं, एक यूरोपियन ट्रॉफी जीते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन डेविड मॉयस को ही अगर आप निकाल दोगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जाके आपको उसकी भरपाई करनी होगी, और ये सीजन में शायद वो चीज हम लोग को देखने को मिले फ्रॉम वेस्ट हैम। तो ये तो रहा मेरा प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग दिस सीजन, एंड आई ऑलरेडी डिस्क्राइब all my points and all my opinions that what to expect from this new सीजन इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो एज ए फैन आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं बाय कमेंटिंग। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप यूनाइटेड के फैन हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, और उसी के साथ अगर आप दूसरे क्लब्स के भी फैन हो तब भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं दूसरे क्लब्स को भी कवर करता हूं। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।